पेज नंबर 2 पे आए। जनरल इंफॉर्मेशन में आपने अपनी बिजनेस की लोकेशन बतानी है, ये बताना है कि फिक्स एसेट कहाँ कहाँ है और कितना एरिया है उनका, कितने एकड़ है, और प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बताना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना है, और लोकल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना है कि पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 2 और 7 में आपने बताना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। 6 जमा 8 14 बातें आपने बतानी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। लेकिन अगर आपने फॉरेन कंट्री में किसी को लोन दिया हुआ है तो फिर 14 बातें नहीं बतानी, फिर आपने 7 वाली 8 बातें बतानी है। अच्छा, पॉइंट 3, अगर आपने लोन दिया नहीं हुआ, आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन अभी लिया नहीं, लेकिन बैंक से इजाजत ले ली हुई है, तो आपने 3 में बताना है। कोई पेनल्टी पे कर दी, कोई बिजनेस की मेजर ट्रांजैक्शन हो गई, आपने पैसे इकट्ठे किए हैं इक्विटी या डेट से और उस पैसे को प्लान किया था किसी मकसद के लिए, अभी वो प्लान पूरा नहीं हुआ, उसके बारे में बताना है। और एक्सपोर्ट सेल के डेटर बताने हैं। अगले सफ़े पे आ जाए, पेज 4। बैलेंस शीट के फेस पे रिवैल्यूएशन, सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कैश एंड बैंक जरूर दिखाना है। फिक्स्ड एसेट का डिस्क्लोजर आपने जरूर देखना है घर जाके कि पेज 371 पे हमने किया था या नहीं किया था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में यूजर को सिर्फ ये बताना होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक की हैं या नहीं की। जहां तक ताल्लुक है लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस का, तो ये वो लोन्स हैं जो आपने किसी को दिए हुए हैं, तो किसी एम्प्लॉय डायरेक्टर को भी दे सकते हैं, किसी रिलेटेड पार्टी को भी दे सकते हैं लोन। जहां तक बात है डायरेक्टर्स को दिए गए लोन की, उसमें सिर्फ 3 बातें बतानी है कि लोन कानून के दायरे में रहते हुए दिया गया है, लोन क्यों दिया गया है, और रिकॉन्सिलिएशन क्या है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है टी काउंट। टी काउंट ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान जो मूवमेंट आई है उसका टी काउंट। ये पॉइंट 4 में सेकंड पैरा हमने मिस किया था, वो मैं पढ़ता हूं। इन केस ऑफ एनी लोन्स और एडवांसेस ऑब्टेन्ड प्रोवाइडेड, ऑब्टेन्ड तो यहां काट देना, यहां तो प्रोवाइडेड वाले ही आएंगे। इन केस ऑफ एनी लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइडेड एट टर्म्स अदर देन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस, रीजंस देयरऑफ शैल बी डिस्क्लोज्ड। अदर देन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब है बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट। अगर आपने किसी को लोन दिया है मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे, तो अंडरलाइन डबल करें, डबल अंडरलाइन रीजन, तो उसकी वजह बतानी है वो क्यों आपका इतना चहीता था कि उसको आपने मार्केट से कम रेट पे इंटरेस्ट दिया। इन केस ऑफ लोन प्रोवाइडेड एट टर्म्स अदर देन आर्म लेंथ बेसिस, रीजन देयर ऑफ, उसकी वजह बतानी है। ओके अच्छा, ये जो नीचे वाला डिस्क्लोजर है ये डील करता है एडवांस, अगर लोन अगर दें आप जानने वालों को, एसोसिएट्स को, रिलेटेड पार्टीज को, अगर जानने वालों को लोन दें तो नीचे वाला डिस्क्लोजर है। वो डायरेक्टर वाले में 3 है, इसके अंदर जो है वो 6 हैं। अगर साथ साथ आप देख रहे हैं तो बहुत ही मुनासिब है। लोन किसको दिया, कितनी मुद्दत के लिए दिया, सिक्योरिटी क्या ली, कितनी अमाउंट जो है वो किसी भी महीने के एंड पे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी, यानी 12 महीनों में से किसी एक महीने में मैक्सिमम अमाउंट क्या आउटस्टैंडिंग थी, इसके ऊपर आज बात करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी है और उसमें से एक्चुअली राइट ऑफ कितने कर दिए। नेक्स्ट, ये इलस्ट्रेटिव गाइडेंस थी, उसके आज वाले नोट्स ला दे। हाँ उसे ज़रा कह दें, मैं इधर ही हूँ। अच्छा जी,
बैलेंस शीट में हम किस साइड पर पहुंच चुके हैं? बैलेंस शीट के अंदर हमने फिक्स्ड एसेट डिस्कस कर लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर ली, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भाई ये एसी बंद कर। कितने लोगों ने कल वाले सफे पे जो आखिरी सफा था जिसमें डिस्क्लोजर नंबर 4 आ रहा था उसको घर जाके बनाया दोबारा सारा? हाथ खड़ा करें भाई। ये बनाएंगे नहीं तो पेपर में आ जाएगा, तो करेंगे कैसे? कल वाले नोट्स में आखिरी सफा कितने लोग आज घर जाके बना लेंगे? ये डिस्क्लोजर बनाने हैं, ये देखने के लिए नहीं है। बनाएंगे तो पेपर में याद रहेंगे, बनाएंगे नहीं तो पेपर में याद नहीं रहेंगे। ओके, एंड पे से जी अगले सफे पे आ जाएं। आज हम रिवर्स चलेंगे, डिस्क्लोजर नहीं पढ़ेंगे, पहले हम सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Banana Limited is listed on Pakistan Stock Exchange. Summarized trial balance of Banana Limited at 30 जून 2018 is given below. बल्कि लिख लें साथ एक्सट्रैक्ट्स, समराइज ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट्स हैं। जाहिर बात है पूरा ट्रायल तो नहीं है, ये ट्रायल के एक्सट्रैक्ट्स हैं। शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल आ रही हैं, डेटर, और उसकी प्रोविजन आ रही है। क्लास पूरी होने दें, पहले मैं करा दूं आपको 0.5 और 6, 0.1 और 4 एक है, इकट्ठा आएगा, और 0.5 और 6 इकट्ठा आएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर। भाई शेयर कैपिटल में आपने यूजर को बताना है कितने शेयर के अगेंस्ट पैसे आए, कितने शेयर्स के अगेंस्ट कोई एसेट आया। ऐसा भी होता है शेयर इशू करें, एसेट आ जाए। आपने बिल्डिंग खरीदनी है, आपके पास पैसे नहीं है, आप शेयर दे दें अपनी कंपनी को, ठीक है जी। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और कितने शेयर मुफ्त में बांटे। ये एंट्री भी हमने पढ़ी हुई है, इसका नाम रखा था बोनस शेयर्स, बल्कि इसको ऐसे किया था डिविडेंड डेबिट। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। आपने यूजर को तीनों बातें अलग अलग बतानी है। नंबर 1, कितने शेयर्स के बदले, कितने शेयर्स के बदले कोई, कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मुफ्त में इशू किए। चलें जी सवाल पढ़ते हैं, सवाल को इस पे अप्लाई करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है ऊपर 6000, नीचे आए 5। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 बिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 बिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। भाई 1 बिलियन कितना होता है? ये तो 1 मिलियन होता है, ये होता है 1 बिलियन। इट इज इक्वल टू 1 बिलियन। ओके, इट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो आते हैं और बिलियन के अंदर जो है वो 9 जीरो आते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंसिस्ट्स ऑफ ₹1 बिलियन शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। अब आप मुझे बता दें हम सरमाया जो है वो कितना इकट्ठा कर सकते हैं? बोले 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 ना 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 ना, हम सरमाया कितना इकट्ठा कर सकते हैं? 1 बिलियन शेयर्स हैं, प्लीज थोड़ा सोचें।
10 बिलियन, 10 बिलियन। हम कितना सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं? 10 बिलियन। ठीक है, आप अगर चाहें तो 0.5 के आगे, बल्कि मैं इधर ही लिख देता हूं। शुरू करते हैं बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। इसमें शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 बिलियन। वन बिलियन का क्या मतलब है? 1000 मिलियन शेयर्स, 1000 मिलियन शेयर्स। सवाल मैं सॉल्व करूंगा रुपीज इन मिलियन के अंदर। जी, 1000 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब आप मुझे बता दें 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 आ जाएगा। तो ये मैं आपसे पूछ रहा था व्हाट इज माय कैपिटल। देखें इधर, व्हाट इज माय कैपिटल? माय कैपिटल इज 10,000 मिलियन मींस, अच्छा इसको कैसे कहते हैं? देखें 10,000 मिलियन, अब अगर इसमें हटा दूं और रुपीस में करूं तो 10,000 मिलियन कितना बनेगा? ये आप बताएं ये कितना है? 10 बिलियन। गुड, इट इज 10 बिलियन। थोड़ा सा जरा फोकस करना है, घर जाके समझ के चीज करनी है। ओके, दोबारा पढ़ें 0.5। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 1 बिलियन शेयर्स। देखें इधर, इधर देखें, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 1 बिलियन शेयर्स। 1 बिलियन शेयर्स का क्या मतलब है? बोले बोले 1000 मिलियन शेयर्स, 1000 मिलियन शेयर्स। ये मैंने क्वांटिटी से खेला। अब अगर मैं रुपीस से खेलना चाहूं, रुपीस से खेलना चाहूं तो बोले 10, इसको 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 हो जाएगा 10 बिलियन। लेकिन मैं सवाल करना चाह रहा हूं रुपीज इन मिलियन में, क्योंकि ट्रायल रुपीज इन मिलियन में है। तो फिर मैं क्या करूंगा? बोले रुपीज 10,000, बोले बोले रुपीज 10,000 मिलियन। इस तरह मैंने क्वांटिटी कन्वर्ट की है आसानी में, इस तरह मैंने रुपीस कन्वर्ट किए हैं। ओके, पता नहीं सवाल ने किस चक्कर में डाल दिया। ओके, चलें जी 0.6। से पहले एक चीज मुझे बता दें, ट्रायल के फेस पे आए वापस। व्हाट इज माय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? व्हाट इज माय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? बोले बोले 6,000 मिलियन, 10,000 नहीं, 6,000 मिलियन। इट इज माय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। How can I get the number of shares? I just divide it with 10. If I divide 6,000 with 10, what comes? 600. तो 1000 की बजाय 600। 600 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। अच्छा, बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम भी आ रहा है। शेयर प्रीमियम कितना? 5।
अच्छा जी, अब मैं नोट बनाने लगा हूं। शेयर कैपिटल का नोट बनता है, नोट नंबर 7। शेयर कैपिटल का नोट बनता है नोट 7। नोट 7 की तरफ मैं आने लगा हूं। परेशान तो नहीं हुए, गुस्सा तो नहीं हुआ? हो गया, घर जाकर रिवीजन करेंगे, समझ आ जाएगा। बिलियन मिलियन परेशान तो नहीं हुए जी? दोबारा पढ़ लें, आखिरी दफा दोबारा पढ़ लें। 0.5 पढ़ें, छोड़े सारे काम, 0.5 पढ़ें। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 1 बिलियन शेयर्स। देखें, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 1 बिलियन शेयर्स। तरतीब से चलें, 1 बिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 बिलियन शेयर्स का मतलब क्या है? सवाल तो रुपीज इन मिलियन में करना है, तो शेयर्स को भी रुपीज इन मिलियन ही, क्वांटिटी इन मिलियन में लाना पड़ेगा। हाउ कैन आई कन्वर्ट 1 बिलियन इन मिलियन? 6 जीरो काट दो, इट इज कॉल्ड एज 1000 मिलियन शेयर्स। अब काम आसान हो गया। इसको 10 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो रुपीज आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी है। तो एक की जगह मैंने साथ क्या लगा दिया? सिफर। तो एक के साथ सिफर लगा दिया, 3 जीरो उसी तरह रहे। इट इज कॉल्ड एज रुपीज 10,000 मिलियन। रुपीज 10,000 मिलियन। क्लियर? अब मैं गया बैलेंस शीट के फेस पे। बैलेंस शीट के फेस पे पड़ा था 6000 मिलियन, वो मैंने लिखा इधर 6000 मिलियन। लेकिन आपको पता है बैलेंस शीट में क्वांटिटी नहीं पड़ी होती, बैलेंस शीट में रुपीस पड़े होते हैं। अब मैं 6000 को लाना चाहता था नंबर ऑफ शेयर्स पे, वो कैसे लाऊं? 6000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि बैलेंस ट्रायल में क्या पड़ा होता है? रुपीस। और मैं किस में ले आया हूं? क्वांटिटी में। ओके, नेक्स्ट। अच्छा भाई, अब शेयर कैपिटल का नोट बनने लगे आपके सामने। नोट नंबर 7। It has no note. It has no note. The note relates to only share capital. जो सरमाया आया है उसका ब्रेकअप देना है यूजर को। सरमाया कितने तरीके से आ सकता है? ये 6000 कितने तरीके से आ सकता है? 3 तरीके से। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, या आप एसेट ले आए बिल्डिंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, या आप मुफ्त में शेयर बांटते हैं। सरमाया कितने तरीके से बिजनेस में आ सकते हैं? अब मैंने इनका ब्रेकअप करना है, बस ये नोट बन जाएगा। लेकिन यहां शाखा नहीं बनानी, नोट में जाके कि 6000 किस किस मद में आया। लेट्स स्टार्ट। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज का नहीं नोट बनना। ये 6000। $80 million shares were issued as bonus. Bonus. बोले बोले 80 million shares of rupees 10 each as बोले बोले as bonus. बस रुक जाए। 80 million shares were issued as bonus in previous years. सारे सालों में मिला के 80 मिलियन शेयर्स हमने किसके तौर पे इशू किए हैं? बोनस के तौर पे। ओके, 80 मिलियन शेयर्स। प्लीज कन्वर्ट इट इन रुपीज। इट इज क्वांटिटी। जी बोले रुपीज इन मिलियन। 80 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? रुपीज 800। Okay. Whereas 20 million shares were issued as a consideration for purchase of building. 20 million shares were issued as consideration for purchase of building. 20 million shares किस लिए इशू किए थे आपने? बिल्डिंग खरीदने के लिए। एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 15 पर शेयर। एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 15 पर शेयर। जी 20 मिलियन शेयर इंटू 15, 20 इंटू 10, 20 इंटू 5। जी
100। फोकस करें, मैं शेयर कैपिटल का नोट, अच्छा इसकी भी एंट्री कर लेते हैं साथ, 800 बोनस बोनस बोनस। अच्छा अब बता दें नोट किसका बना रहा हूं मैं, शेयर प्रीमियम का बना रहा हूं, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का। तो यहां क्या लेके जाऊं, 200 लेके जाऊं, 300 लेके जाऊं, क्यों, ये फिगर क्या मैंने लिखी है, नोट सिर्फ किसका बनता है, शेयर कैपिटल हमेशा किस पे पड़ा होता है, फेस वैल्यू पे। तो परेशान करने के लिए उसने 15 दिया, लेकिन हमने जनरल एंट्री करके देख लिया कि फेस वैल्यू में कितना जाएगा। हाउ मच गो इन शेयर कैपिटल, हाउ मच विल गो इन शेयर प्रीमियम, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ओनली, दैट्स व्हाई रेलिवेंट फिगर इज 200। 20 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज, इधर हमेशा 10 ही लिखना है, क्यों, क्यों नहीं, क्योंकि नोट सिर्फ शेयर कैपिटल का बनता है, नोट शेयर प्रीमियम का नहीं बनता। 20 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 10 इशूड अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदनी थी, तो किसी ने कहा बिल्डिंग के पैसे ना दो, मुझे अपना ओनर बना लो, तो हमने उसे अपने बिजनेस का ओनर बना लिया, ये भी 10 पे आएगा। अच्छा जी 20 इंटू 10 बोले, 20 इंटू 10 200। नेक्स्ट, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन, बाकी शेयर किस मद में इशू किए, कैश की मद में, वो देखें कैसे आएंगे, अब आप बताएं। ये नोट किसका है, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, 6000, 6000 इधर आ जाएगा, अच्छा इधर आ जाएगा 600 मिलियन शेयर्स, ये तो टोटल है ना, ये टोटल है। अच्छा अब यहां भी बैलेंस ही निकल सकता है, उधर भी बैलेंस ही निकलता है, जहां मर्जी बैलेंस ही निकाल लें, इधर बैलेंस ही निकाल लेते हैं जी, 5000। बट ये किस में है, हमें किस में चाहिए, क्वांटिटी में, 500 मिलियन। आखिरी लाइन पढ़े, सवाल की इंग्लिश उठाएंगे, शेयर्स allotted for consideration in cash 5000। चलिए जी मैंने आपको जनरल एंट्रीज भी कर दी और नोट भी बना दिया। जनरल एंट्रीज तो मकसूद नहीं थी, नोट मकसूद था, मतलूब था, बनाना था। आ जाओ भाई आगे 4th रो में, जी
ऊपर से कंपेयर करें, इसे नोट करके बैठ जाते हैं। ओके चलें जी, इसको लगे हाथों पढ़ लें साथ ही। पिछले सफे पे आए, पिछले सफे के दरमियान में आए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें हमारे लॉ की, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें हमारे लॉ की। अच्छा, ये ना पास पेपर का क्वेश्चन 2 है मेरे ख्याल से, उसमें आई कैप ने ये किया हुआ है कि बैलेंस ऑथराइज शेयर कैपिटल को यहां नोट में शो किया हुआ है, लेकिन ऑथराइज शेयर कैपिटल को आप फेस पे भी शो कर दें तो कोई हर्ज नहीं। उसने ऑथराइज शेयर कैपिटल को यहां पे शो किया हुआ है। अच्छा, पॉइंट 6 शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। लें जी, हमारा कंपनी लॉ क्या चाहता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बारे में? कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। अच्छा जी, ये लफ्ज आपने पहली दफा, सारी चीजें ना यहां से मैच ना किया करें क्योंकि सवाल में सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। भाई कैपिटल रिजर्व की मिसाल है शेयर प्रीमियम, क्योंकि ये बांटा नहीं जाता, और रेवेन्यू रिजर्व की मिसाल है रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व, क्योंकि ये डिविडेंड की फॉर्म में बांटा जा सकता है। जनरल रिजर्व भी नहीं बांटा जाता डिविडेंड की फॉर्म में, लेकिन जनरल रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट बैक कर सकते हैं, तो इसलिए जनरल रिजर्व भी बांटा जा सकता है डिविडेंड की फॉर्म में। अच्छा, एक और भी है, शेयर कैपिटल को कुछ नहीं कहते, ना कैपिटल रिजर्व ना रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, शेल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, यूजर को अलग अलग बताना है। ये बात आई है सेट में, हम दोबारा पढ़ेंगे। एनी लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व शेल बी डिस्क्लोज्ड। कई दफा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आप इन रिजर्व्स को बांट नहीं सकते क्योंकि आपने हमारा जुर्माना देना है, आपने हमारी पेनल्टी पे करनी है, आप डिविडेंड बांटे जा रहे हो। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई हुई है तो पेपर में दी होगी इंग्लिश फॉर्म में, एज इट इज आप उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। Any legal or other restriction on ability of company to distribute reserves shall be disclosed for all kind of reserves maintained by company। जो मर्जी रिजर्व है। आज हमें पता चला शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व्स, इनका ब्रॉड नाम है रिजर्व्स। इसीलिए ऊपर 2 हेडिंग्स हैं, 6 हेडिंग पढ़ें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स के आप हिस्से कर सकते हैं, रिजर्व्स के 2 हिस्से हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। फिर कैपिटल की मिसाल है शेयर प्रीमियम और रेवेन्यू की मिसाल है रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व। इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ इसका नोट बनाना है, ये नोट बना हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सा शेयर कैपिटल? इशूड शेयर कैपिटल, फॉलोइंग शेल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। क्या क्या? Shares allotted for consideration paid in, shares allotted for consideration other than share allotted as bonus share। ट्रेजरी शेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, लास्ट लाइन लिखा हुआ रेफरेंस, रेफर क्वेश्चन 1 ऑन नेक्स्ट पेज वो। अच्छा जी, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स डिस्क्लोजिंग वोटिंग राइट्स, बोर्ड सिलेक्शन, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, ब्लॉक वोटिंग। शेयर होल्डर के पास अगर हक है वोट करने का, कैसे हक है? बोर्ड को सिलेक्ट करने का हक शेयर होल्डर्स के पास कैसे है? वोटिंग से करेंगे। रिफ्यूज करने का हक क्या है? और अपना वोट अगर ब्लॉक करना चाहते हैं उसका तरीका क्या है? ये सारा भी आपने यूजर को बताना है। ये सारा दिया होगा सवाल में, अगर कभी दिया हो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपने सोल्यूशन में लिख देना है एज अ डिस्क्लोजर। सो द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इज मुकम्मल। क्लास के पूरे होने का वेट किया जा रहा था। अब हमने करना है पॉइंट 5 करंट एसेट्स, लेकिन छोड़ें करंट एसेट्स को पेज 1 से ना करें, अगले सफे पे आए। बनाना लिमिटेड, 1 मिनट, 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 1
करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट के मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, बैलेंस शीट भी पूरे नहीं बन सकती। सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, बैलेंस शीट बनाएं अलॉन्ग विद सारे नोट्स। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें ये है, तो बैलेंस शीट बना रहा हूं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा जी, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स। डस्टर किधर है? ये पड़ा हुआ है इधर लास्ट रो में। जी भाई, ट्रायल के अंदर मुझे बता दें ट्रेड, अच्छा ट्रायल में डेबिट क्रेडिट नहीं है तो परेशान ना हो कि डेबिट साइड पे आ रहे हैं दोनों। नहीं नहीं, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसको कहते हैं ट्रायल डेबिट क्रेडिट के बगैर देना। तो अब हमें नेचर पता है इसकी। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल से क्या मुराद है? ये डेबिट नेचर का अकाउंट है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से क्या मुराद है? ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट। 1470 और 80। चले मैं अपने समझने के लिए डेबिट क्रेडिट साइड यूज कर लेता हूं। ओके जी, नोट्स में भी नोट नंबर 9, बल्कि ऊपर है ना, शेयर कैपिटल का नोट नीचे होगा, नोट नंबर 5 कर लेते हैं। नोट नंबर 5, ट्रेड रिसीवेबल्स। जी बता दें भाई, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल कितने के आ रहे हैं? 1470। आपने तरतीब ना देखनी है जिस तरतीब से मैं चल रहा हूं। 1470 ये है ग्रॉस, ग्रॉस थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। ग्रॉस 1470 लेस प्रोविजन। मैंने आपको 12 बताया, डिस्क्लोजर के सवालों में सारी एंट्रीज हो चुकी होती हैं और ये कैरी डाउन्स अवेलेबल होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 80 जी, 1390। लें जी, नोट बन गया। नहीं, अब अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये कैरी डाउन अवेलेबल है, बैलेंस शीट में चलेगी। अब सिर्फ डिस्क्लोजर हमने देना है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल 1470, 1470। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम बीएल्स एसोसिएट। एसोसिएट कौन होगा? हाँ, एसोसिएट होगा जिसके 20 से 50% शेयर खरीदे होंगे। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम बीएल एसोसिएट, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड एंड बीएल सब्सिडरी अमाउंटिंग टू 50 एंड 22 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यहां पे मैं ब्रेक लगा रहा हूं, मुझे गलती बताएं क्या गलती हुई है? नहीं, क्या एरर है इस लाइन में? क्या एरर है जिसकी रेक्टिफिकेशन मुझे करनी है? चले मैं किसी और तरीके से सवाल पूछता हूं, क्या ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट है या प्रेजेंटेशन की? चलें अब मुझे बता दें एरर क्या हुई है। कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। कहते हैं डेटर में जानने वालों से भी पैसे लेने हैं। क्यों परेशान हो गए थे? एरर थी ही नहीं, ढूंढ क्यों रहे थे? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड, इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड कैश। नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ, ये तो एरर है।
ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड स्टॉक, ये तो एरर है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ें। सवाल खुद बताता है, दो तरीके से पता चलता है, रिक्वायरमेंट में नोट मांगा होता है और ऊपर जो इन्फॉर्मेशन चल रही होती है उसकी इंग्लिश ऐसी होती है कि हम पढ़ के बार बार सोचते हैं गलती क्या हुई है, तो पता चलता है कोई गलती नहीं हुई। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड्स रिसीवेबल फ्रॉम स्ट्रॉबेरी एंड रिसीवेबल फ्रॉम पियर। इज इट ब्रेकअप? यस। बोले ब्रेकअप दे रहा है या हमें जो है वो बताना चाह रहा है कि इसमें कोई मसला है? ब्रेकअप दे रहा है। 50 का भी जानने वाले से लेना है और 22 का भी जानने वाले से लेना है। ओके, फुल स्टॉप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल, ऊपर प्रोविजन पड़ी हुई है कितनी? 80। प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल इंक्लूड प्रोविजन ऑफ रुपीज 10 मिलियन, ये 10 मिलियन अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम एसएल। एसएल के रिसीवेबल में 10 मिलियन की क्या पड़ी हुई है? प्रोविजन पड़ी हुई है। ओके, अब हमने रिलेटेड पार्टी के बारे में क्या क्या बताना है इसको पढ़ते हैं, फिर डिस्क्लोजर की तरफ मूव करते हैं। पिछले सफे पे आए। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स, रिसीवेबल्स, एडवांसेस फ्रॉम एसोसिएट्स एंड related parties, there shall be disclosed name of each associate and related party। जी अगले सफे पे नेम्स दिए हुए, स्ट्रॉबेरी और पियर। पॉइंट 1 टिक कर दें। पॉइंट 5, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल और बैड डेट्स। बैड डेट की कितनी प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, कितनी कैलकुलेट हो चुकी है प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो भी पिछले सफे पे दी हुई है कि कितनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ओके, आ जाए वापस। ओके, अब मेरे भाई बता दें 1470 इज माई डेटर। इस डेटर के अंदर जानने वालों से कितने कितने लेने हैं? 50 लेने हैं और 22 लेने हैं, यानी जानने वालों से टोटल कितने लेने हैं? 72। ओके, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर कितने पड़े हैं जानने वालों से? 10। ओके, 1470 में कितना पड़ा है जानने वालों से? 50 और 22, ये जानने वालों से पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि बाकी रिसीवेबल किसके होंगे? 50 और 22 तो जानने वालों से पड़ा है, तो बाकी किससे होंगे? बाकी आम डेटर्स होंगे। आम डेटर्स से मुराद जो हमारे जानने वाले नहीं हैं, वो बता दें जरा कितने हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 1398। ओके, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर आप मुझे बता दें क्या कह रहे हैं, पढ़े लाइन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्लूड 10 मिलियन अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम, जानने वालों से कितने? 10, तो अदर्स 70। ये मैं यहां कर रहा हूं, आप कर सकते हैं ट्रायल के फेस के ऊपर, ट्रायल के फेस पे कर सकते हैं। लेकिन वेट, अच्छा ये एरर्स हैं या ब्रेकअप्स हैं? अच्छा, सबर सबर सबर, ये किससे है? 50 एसएल, ये पीएल से, ये अदर्स से। अच्छा जी, ये 10 एसएल से, ये अदर्स से। ओके,
अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि ये 10 जो है कौन सा वाला डेटर है? SL। ये 10 कौन सा वाला डेटर है? SL वाला डेटर है। इस 50 में कितना गुड है और कितना डाउटफुल है? इस 50 में कितना गुड है? एक बात याद रखिएगा, बच्चे समझते हैं प्रोविजन इसमें नहीं पड़ी हुई। ओ भाई पड़ी हुई है तो माइनस कर रहे हैं ना। इस 50 में ये 10, अच्छा एसेट अकाउंट में, एसेट में से कंप्यूटेशन माइनस करते हैं, इसका मतलब है एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होती है तो कंप्यूटेशन माइनस करते हैं ना। तो मुझे बता दें ये 10 इसमें पड़ा हुआ है या नहीं, पहले तो ये बता दें। पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है तो माइनस कर रहे हैं ना, यूजर को शो कर रहे हैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा अब इस 50 का भी भाई थोड़ा हिम्मत करके ना ब्रेकअप किया करना है आपने। इस 50 का भी ब्रेकअप किया करना है। इस 50 का कैसे ब्रेकअप करना है? यहां तक ब्रेकअप देख लें, दोबारा यहां तक ब्रेकअप देखें, तसल्ली से चलें। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, मेरी उंगली गई ट्रायल में, ये ऐसे पेपर में ये तरीका होगा। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, अच्छा ये रिसीवेबल इंक्लूड इतने फ्रॉम स्ट्रॉबेरी, इतने फ्रॉम पियर एंड बाकी फ्रॉम अदर्स। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हमने अगली लाइन पढ़ी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल इंक्लूड प्रोविजन फॉर 10 मिलियन अगेंस्ट SL। जैसे मैंने पढ़ा ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्लूड, तो मेरी उंगली फौरन गई यहां, इसमें पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 10 किससे? जानने वाले से, तो बाकी 70 बाकी लेके भागे होंगे। अच्छा जी अब क्या करना है? अगला ब्रेकअप मैं कर रहा हूं। इस 50 के अंदर कितना गुड है, कितना बैड है? 10। और इसके अंदर कितना बैड है? 70। या बैड नहीं मादरत, कंसिडर डाउटफुल प्रोविजन, बैड तो होता ना लेके भाग गया। अच्छा जी तो इसमें कितना गुड है? 40। और बता दें इसमें कितना गुड है? 1 3 2 8। नाउ कैलकुलेटर पकड़ें। 40 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 1328 प्लस 70 is equal to 1470। That is 1470। अब 1470 का ब्रेकअप देना है और 80 के बारे में यूजर को शो करना है। ओके अब तरीका क्या होगा, जरा तरीका आपने देखते रहे। ट्रेड डेट्स, ट्रेड डेट्स considered good। Next, considered doubtful। considered good और considered doubtful, थोड़ा सा नीचे करो। considered doubtful। others related parties। ओके चलेंगे। अब आप मुझे बता दें SL से कंसिडर्ड गुड कितने हैं? 40।
तरतीब से देखें, एसएल से टोटल 50 है ना, लेकिन कंसिडर्ड गुड कितने हैं? 40। नेक्स्ट, एसएल से कंसिडर्ड डाउटफुल कितने हैं? 10। नेक्स्ट, पीएल से कंसिडर्ड गुड कितने हैं? 22। और कुछ नहीं। अदर्स से कंसिडर्ड गुड कितने हैं? और अदर्स से कंसिडर्ड डाउटफुल कितने हैं? 70। ओके, नाउ दिस ऑल इज पिक्ड अप। ये सारा का सारा आपने उठा लिया। अब आप मुझे बता दें, पीएल के तो है ही 70 10 जी 1390। इन दोनों का टोटल करें 1470। थोड़ा सा मुश्किल लगा, चलें। ना 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 ना, आप क्या कर रहे हैं? इस सफे के नीचे जगह खाली है, सफे के नीचे जगह खाली है। एक काम करें, सफे के नीचे लिखें 1470 और 80। 1470 और 80 लिखें, 1470 और 80 लिख लिया। लिखने के बाद पढ़े पॉइंट 1, और पॉइंट 1 पढ़ के ये जो मैंने बनाया है पहले ये बनाए। व्हाइट बोर्ड से ना देखें, व्हाइट बोर्ड कोई ना देखे 1 मिनट तक। 1470 और 80 लिखें, और ये जो मैंने बनाया वो बनाए। पढ़ के उधर लेफ्ट पे ना जाएं, उधर लेफ्ट पे ना जाएं। जी आई रिपीट, मैं रिपीट करने लगा हूं। ट्रायल में बताइए क्या पढ़ा हुआ? 1470 और 80। अब वेट करें, अब नोट ना करें, वेट करें। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, मेरी उंगली की यहां पे, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एसएल कितना? 50। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ट्रेड एंड रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम पीएल कितना? प्रोविजन सब प्रोविजन इंक्लूड हमें क्या जी? अदर्स 9 8। नाउ द थिंग इज नॉट सो सिंपल कि इन तीनों को यहां ले जाए, वो तो बड़ा आसान होता, इन तीनों को उठा के यहां ले जाए, इस तरह नहीं करना। ओके, नेक्स्ट, provision for doubtful debt include 10 from SL, then 70 from। अब इस डेटे को यहां यूज करें, इस डेटे को यहां यूज करें। अब इसका ब्रेकअप मिल गया, ये डेटा अब इरेलीवेंट हो जाएगा, जब यहां ऊपर चला जाएगा इरेलीवेंट हो जाएगा यहां से। इस डेटे को बस इधर यूज करने हैं आप। अब बता दें एसएल में कितना मसला है? कितना मसला नहीं है?
40। अदर्स में कितना मसला है? 70। कितना मसला नहीं है? 1328। अच्छा, इसका नाम बताएं। ट्रेड, देखें देखें, ट्रेड डेट फ्रॉम एसोसिएट। अच्छा, 10 का नाम बताएं। ट्रेड डेट फ्रॉम एसोसिएट कंसिडर्ड डाउटफुल, यही नाम बनेगा। इस 40 का नाम बताएं। ट्रेड डेट फ्रॉम एसोसिएट कंसिडर्ड गुड, इसका नाम बताएं। ट्रेड डेट फ्रॉम एसोसिएट कंसिडर्ड गुड, इसका नाम। ट्रेड डेट फ्रॉम एसोसिएट ना फ्रॉम अदर्स कंसिडर्ड डाउट, नहीं कंसिडर्ड बैड, बैड नहीं, बैड डेट नहीं है ये डाउटफुल है, कंसिडर्ड डाउटफुल। अच्छा, अब मैनेज कैसे करना है इस सारे को? अब उठाना सिर्फ ये डेटा है भाई, अब ये रेलेवेंट, इसका कुछ नहीं करना। अब बस इसको लेके जाना है। इसको लेके जाने में तरतीब क्या होगी? तरतीब इधर देखिए, तरतीब क्या होगी? तरतीब ये होगी कि पहले 2 हेडिंग्स देंगे, इन दोनों के लिए अलग हेडिंग, कंसिडर्ड डाउटफुल, ब्रॉड हेडिंग्स, इन दोनों के लिए अलग हेडिंग, कंसिडर्ड डाउटफुल, और 1 2 3 इन तीनों के लिए अलग हेडिंग, क्या? कंसिडर्ड गुड्स। ये हो गया डेट का ब्रेकअप कंसिडर्ड गुड और डाउटफुल में। अगला ब्रेकअप आपने देना है दूसरों आउटसाइड वर्ल्ड से कितने लेने हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से बस, और जानने वालों से कितने, अदर्स। फिर जानने वालों से कितने, और जानने वालों में अभी पढ़ के आए हैं नेम ऑफ ईच पार्टी, अभी डिस्क्लोजर पढ़ के आए हैं पिछले सफे पे क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ ईच एसोसिएट। ये भी इकट्ठा नहीं देना, ये भी अलग अलग देना है, हर एसोसिएट का अलग अलग, ताकि पता चले कि एसएल के लोन में डिफॉल्ट हुआ है और पीएल वाले में डिफॉल्ट नहीं हुआ। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चलें जल्दी करें नोट। जी, किसका? नहीं, ऑर्डर में रिलेटेड पार्टी पहले आ जाए, अदर्स बाद में आ जाए, खैर है, कोई मसला देख लें। साथ वाले को प्यार मोहब्बत से समझाने, बेटा रोजाना आया करो, हो सकता है मान जाए वो आज। ओके, पॉइंट 2, bad debt of rupees 35 million were written off here to be written off, were written off. Bad debts amounting to rupees 35 million were written off during the year. These include an amount of rupees 8 million receivable from SL। जी, SL के एक्चुअल बैड डेट कितने हैं ये इसमें कहीं नहीं होते भाई, डेटर अकाउंट से ही बाहर निकल चुके होते हैं भाई। ये अगर आप ढूंढने के इसमें मैं बनाऊं तो मादरत इसमें कहीं नहीं है। वाई सुन लें, नहीं, एक मिनट, डेटर अकाउंट बना होगा। डेटर अकाउंट का कैरी डाउन कितना है सवाल में? 1470। डेटर अकाउंट बना होगा। डेटर अकाउंट का कैरी डाउन कितना है? 1470। बैड डेट रिटर्न ऑफ आपको बताया था, इधर आते हैं कितने? टोटल बताएं, टोटल 35, उसमें जानने वालों के 8 और अनजानों के 27। आप बता दें, अगर कोई मुझे कहे कि यार ये ऐसा करें, ये जो ट्रीज बनाए हैं ना, शाखें ये फैलती जा रही हैं, तो 1470 में 35 वो बता दें। ना 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 ना,
बताएं, अगर ओपनिंग डेटर में से बैड डेट माइनस हो जाए तो क्लोजिंग में बैड डेट पड़ा होता है राइट ऑफ या नहीं पड़ा होता? तो एक बात आपको ये पता चली कि बैड डेट रिटर्न ऑफ कैरेट डाउन में नहीं पड़े होते, लेकिन प्रोविजन कैरेट डाउन में पड़ी होती है, इसलिए तो उससे बाद में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बता दें, यहां से देख के बताएं, क्या बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर के कैरेट डाउन में पड़े होते हैं? से यस और नो। एक बंदा यस बोला था। इंट्रो की क्लास डेटर ब्रॉट डाउन 50, इसमें से एक भाग गया, 5 लोग थे, 5 लोग 50 10 रुपए वाले, एक भाग गया, कैरी डाउन 40। अब बता दें, क्या कैरेट डाउन में बैड डेट वाला डेटर पड़ा होता है, नहीं पड़ा होता? ये ए बी सी डी ई 5 लोगों को चीजें बेची, ब्रॉड डाउन भी खत्म करें, इसको सेल करें। 5 लोगों को चीजें बेची, ए बी सी डी ई, ए भाग गया, ये कौन पड़े में है? बी सी डी ई। अब मेरे सवाल का जवाब दें, बैड डेट रिटर्न ऑफ कैरेट डाउन में डेटर के पड़ा होता है? नहीं पड़ा होता, लेकिन अब इस पे प्रोविजन का रेट लगाएंगे। बाकी जो 4 है उनमें से भी कोई भाग सकता है, वो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस 40 पे 10% लगा दिया, 4 रुपए। उस 4 रुपए में ये वाले तो एबीसीडी पड़े होंगे ना, क्योंकि इस 40 में रेट लगाया। अब प्रोविजन का अकाउंट जब प्रोविजन का अकाउंट बनेगा तो मैं कैरी डाउन किस पे कैलकुलेट करूंगा? 40 पे। पुराना तजुर्बा के 10% लोग भाग जाते हैं, ये 4 तो वही वाले 40 में से है ना। तो क्या साबित हुआ कि बैड डेट डेटर के कैरेट डाउन में नहीं पड़े होते, लेकिन प्रोविजन डेटर में पड़ा होता है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि ये डेटर में पड़ा हुआ है 80, 10 इधर पड़ा हुआ है, 70 इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप अगर मुझे ये कहें कि मैं इस शाख में कहीं बनाऊं तो सॉरी, हाँ, लेकिन अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना ले, डेटर अकाउंट बना के कैरी डाउन ये और रिटर्न ऑफ ये है। रिटर्न ऑफ में टोटल 35 और उसमें जानने वालों के, अनजान के 27। तो ये यहां की पिक्चर अब आपको दे रहा है। जी, इसका डिस्क्लोजर हुआ करेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, और इसमें अदर्स जरूरी नहीं है। इसका डिस्क्लोजर हुआ करेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, और इसमें अदर्स जरूरी नहीं है, इसमें अदर्स का डिस्क्लोजर नहीं है। चलें जी, नोट 5.1 एज इट इज इंग्लिश लिखवा दें। बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹8 million रिसीवेबल फ्रॉम एसएल। बस सिर्फ यूजर को बताना है, इसका नोट प्रॉपर फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी,
डेटर की लाइफ ऐसे होती है, डेटर की लाइफ जरा समझिएगा। आपने 1 जनवरी 2016 को डेटर को चीज बेची और उसे कहा 30 जून 16 को पैसे दे जाना। ठीक है, 1 जनवरी 16 को चीज बेची, 30 जून 16 को पैसे दे जाना। 30 जून 16 को वो पैसे नहीं देके गया। 1 जुलाई 16 को बैड डेट में नहीं डाल देना, बैड डेट में नहीं डाल देना यार नहीं पैसे देंगे यार तो बैड डेट में। वो क्या हो गया, इंसान है, आगे पीछे हो जाते थोड़े बहुत आगे पीछे कुछ। 1 जुलाई 16 को उसका नाम रख देना पास ड्यू। ड्यू हो गए हैं पैसे लेकिन पास गुजर गए हैं, अब ड्यू डेट गुजर गई है इसकी, इसको कहते हैं पास ड्यू। प्रोविजन भी क्रिएट नहीं करनी, शायद पैसे लेके भाग जाए। उसे फोन किया, हाँ भाई तो पैसे, ओह यार मैं आ रहा था देने के लिए, सॉरी, आगे पीछे हो जाता है, उसने फोन बंद कर दिया। वो आगे पीछे 2 महीने और हो गए, 6 महीने, 6 महीने और हो गए आगे पीछे। लेकिन आपने कहा यार अपनी एसोसिएटेड कंपनी है, जानने वाला है, कहां भागना है बंदे ने, और यार दे दिया करो, ओह यार दे देंगे यार, बस इंशाल्लाह दे देंगे, परेशान ना हो, वो पैसे फंसे हुए एक जगह से आ रहे हैं, दे देंगे। इसको पास ड्यू कहते रहे। फर्ज करें दिसंबर आ गया, दिसंबर में आपने डिसीजन लिया कि यार बहुत टाइम हो गया, तो अब इस डेटर को पास ड्यू में ना डालें, अब तो शक पैदा होने लग गया, तो अब आप इसे कहां डालेंगे, प्रोविजन के अंदर। फिर 2 महीने और गुजरे, जनवरी फरवरी अगले साल के, फिर आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यार बहुत एफर्ट कर लिया है, मिन्नतें भी कर ली हैं, पैसे नहीं दे रहा, अब इसको कहां डाल दें, बैड डेट रिटर्न ऑफ। मुझे बता दें जनरल एंट्री किसकी होती है, इसकी और इसकी। किस चीज की जनरल एंट्री नहीं होती, डेटर का बैलेंस ओवर ड्यू हो जाए, इसको आप ओवर ड्यू कहते हैं, ड्यू डेट से आगे निकल गया। अगर डेटर का बैलेंस ओवर ड्यू हो जाए तो इसको ना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना एक और लफ्ज है स्टैंडर्ड में, वो ये लॉ में इंपेयर, इंपेयर प्रोविजन के लिए लफ्ज यूज होता है। अच्छा, ये बहरहाल आपके स्कोप की चीज नहीं है। अच्छा, पास ड्यू, तो पास ड्यू वाले डेटर को आप बता दें, पास ड्यू वाला डेटर कहां पड़ा होता है, पास ड्यू वाला डेटर डेटर के कैरेट डाउन में पड़ा होता है, और उस वो बैड डेट रिटर्न ऑफ में भी नहीं पड़ा होता, माइनस भी नहीं हुआ होता, और पास ड्यू वाला डेटर जो है वो प्रोविजन में भी नहीं पड़ा होता, वो 1470 में कंसिडर्ड गुड में पड़ा होता है, कंसिडर्ड गुड में, बट लेट कर रहे, कोई मसला नहीं। लेट करने का मतलब ये तो नहीं कंसिडर्ड डाउटफुल में डाल दो, बहुत से लोग पैसे लेट करते हैं, बट कॉलेज वाले ये तो नहीं कहते कि डाउटफुल में डाल दो, कहते कोई नहीं ये पैसे दे देगा, अगले बैच में भी तो हमारे पास ही आना। तो कंसिडर्ड गुड में पड़ा होता है, तो लिख सकते हैं आप पास ड्यू कंसिडर्ड गुड में पड़ा होता है, डाउटफुल में नहीं पड़ा होता ना, अभी तो डाउटफुल हुई है नहीं, और राइट ऑफ में तो वैसे ही नहीं पड़ा होता। तो पास ड्यू कहां पड़ा होता है, कंसिडर्ड गुड में। जो डेटर ओवर ड्यू हो जाए अपने दिन से, उसे क्या कहते हैं, पास ड्यू। उसी दिन अंदाजा लगा लें शायद ना देके जाए, नहीं भाई दुनिया चल रही है, बहुत से लोग पैसे डिले करते हैं लेकिन देके भी जाते हैं। तो पास ड्यू का मतलब ना प्रोविजन है ना बैड डेट है। पास ड्यू का क्या मतलब है, कंसिडर्ड गुड में पड़ा है लेकिन लेट हो गया। चलें जी, रिसीवेबल फ्रॉम पीयर, ये रिसीवेबल फ्रॉम पीयर इंक्लूड 5 विच आर पास ड्यू मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं इसको पैसे दिए हुए, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर है, अभी ज्यादा ड्यू नहीं हुआ, ज्यादा पास ड्यू नहीं हुआ। मोर देन 6 मंथ्स बट लेस देन 1 ईयर। चलें जी, नोट 5.2, ना इसकी बैड डेट की एंट्री हुई है और ना सिर्फ डेटर की एजिंग का एनालिसिस बनाने के लिए यूजर को आप बता रहे हैं। एज एनालिसिस ऑफ पास्ट ड्यू डेट्स is as follows, is as follows. Peer
एंड स्ट्रॉबेरी। ऐसे ही आपके समझने के लिए बना रहा हूं, लेकिन स्ट्रॉबेरी का कोई है ही नहीं। पियर मोर देन 6 months बट लीफ की तरह, बट लेस देन 1 year। ये स्लैब्स फिक्स नहीं है, ये स्लैब आपके क्रेडिट पीरियड पे डिपेंड करते हैं, ये स्टैंडर्ड में नहीं दिए होंगे, आपके क्रेडिट पीरियड पे डिपेंड करते हैं। मोर देन वन ईयर वाला तो कोई नहीं है। नहीं, ऐसे समझने के लिए पेपर में 2-3 स्लैब आए तो जो जिस स्लैब का वो वहां डाल दीजिएगा। कोई मोर देन 1 ईयर वाला तो नहीं है। अच्छा, मोर देन 1 ईयर अप टू 2 years, मोर देन 2 years, लेस देन 3 years, इस तरह के स्लैब बन सकते हैं, लेकिन पेपर में जो गिवन हुए वो बना दीजिएगा। मैंने जानबूझ के सिर्फ एक ही स्लैब रखा है बस, 6 से 1 साल वाला, 6 महीने से 1 साल वाला। कितना है जी? 5। स्ट्रॉबेरी में कोई मसला नहीं है, पियर के अंदर मसला है। पियर पास ड्यू कितने? अब यूजर को क्या पता चलेगा? देखें, पियर ने 22 देने थे, 22, मैंने आपको क्या बता दिया, पास ड्यू कहां पड़ा होता है? कंसिडर्ड गुड में। पियर ने 22 देने थे, 22 में से 5 लेट कर दिए हैं और 6 महीने से ज्यादा लेट हो गए हैं, पैसे मांग रहे हैं, 6 महीने से भी ज्यादा लेट हो गए हैं, अभी तक दे नहीं रहे। लेकिन अभी साल खत्म नहीं हुआ, साल के 7वां-8वां महीना चल रहा है या 9वां महीना चल रहा है, पैसे मांगी जा रहे हैं, हम दे नहीं रहे। एज एनालिसिस ऑफ पास्ट ड्यू डेट्स इज एज फॉलोज। स्ट्रॉबेरी छोड़े, ओके। मेरे पास जगह इधर, कोई अकाउंट बताएं जिसका आप डेली बैलेंस निकालते थे। आप तो कहेंगे हम तो ईयर एंड पे बैलेंस निकालते हैं, बैंक अकाउंट का ईयर एंड पे बैलेंस निकालते हैं, हम कैश अकाउंट का ईयर एंड पे बैलेंस निकालते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट का ईयर एंड पे कैरी डाउन निकालते हैं, हम तो ईयर एंड पे बैलेंस निकालते हैं। कोई अकाउंट बताएं जिसका इंट्रो की क्लास में डेली बैलेंस निकालते थे। बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में आपको याद है 3 कॉलम होते थे, सवालों में गिवन होती थी, आपने निकालते थे डेबिट क्रेडिट बैलेंस। चेक आया, पैसे बढ़ गए, चेक गया, पैसे कम हो गए। आपको पता है बैंक में जिस मर्जी दिन फोन करके अपना बैलेंस पूछ लें, बैंक को आज फोन करें अपना बैलेंस पूछ लें, तो बैंक का हमारा बैलेंस कैसे निकालता है? साल के एंड पे बैंक कहते हैं तुम्हारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, वेट करो 30 जून को फोन करना, मैं कैरी डाउन निकालूंगा फिर बता दूंगा। कभी भी फोन करके बैंक में बैलेंस पता चल जाता है। इसका मतलब है बैंक वाले हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस किस बेस पे निकाल रहे होते हैं? डेली बेस के ऊपर। अच्छा, ये जो पियर लिमिटेड से लेने हैं साल के एंड पे, या एसएल से, जो मर्जी कर लें, चलिए पियर से बात कर लें। पियर से साल के एंड पे कितने लेने हैं? कितने लेने हैं पियर से? 22। ये किस दिन लेने हैं? दिसंबर के एंड पे। अच्छा, नवंबर के एंड पे भी पियर से यही लेने होंगे ना, या इस दौरान कोई सेल वगैरह हुई होगी इससे, और कैश वगैरह भी आया होगा, डिस्काउंट अलाउ भी हुआ होगा, सेल रिटर्न भी हुई होगी। तो नवंबर के एंड पे शायद इससे 18 लेने थे, डेटर का कैरी डाउन। अच्छा, इधर अक्टूबर के एंड पे, अच्छा 30 जून का सवाल है, चलो खैर है, इसको जून कर लो, इसको मई कर लो, इसको अप्रैल कर लो। अप्रैल में मिसाल के तौर पे अप्रैल के महीने के अंदर आपने पियर से पैसे लेने थे 30, इसी तरह पीछे चलते रहे 17, 19। अब स्टैंडर्ड की एक रिक्वायरमेंट है कंपनी लॉ की, जिस महीने का कैरेट डाउन ज्यादा है वो शो कर दो। अब बता दें ये कोई जनरल एंट्री है या सिर्फ डिस्क्लोजर है? बैलेंस शीट के ऊपर हम क्या लिखेंगे? एज ऑन। इसलिए बैलेंस शीट में तो 22 जाएगा, लेकिन बता दें यूजर को कि मैक्सिमम किस लिमिट तक आपने इसको उधार दे दिया था।
30। मैक्सिमम किसी भी महीने में आप कितना उधार दे चुके थे इसे? 30। ये एक नरेशन लिख के बतानी है, ये डेटर में नहीं पड़ा होगा। अब आप कहें ये 30 कहां पड़ा हुआ है, आप समझ गए शायद बात, ये 30 इस 22 में नहीं पड़ा हुआ। 30 के बाद पता नहीं और सेल हुई होगी, कैश आया होगा। तो 12 महीनों में जिस महीने में सबसे ज्यादा, मिसाल के तौर पे अब आप कहते हैं जी हम नवाज शरीफ का ऑडिट शुरू करने लगे, तो आपने 30 जून को जाके देखा नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट के अंदर 6 अरब पड़े हुए हैं। अब आपने कहा अच्छा कोई मसला ही नहीं यार, क्या ऑडिट करना, 6 अरब पड़े हुए, छोड़ो पड़े। लेकिन 29 जून को उसने 26 अरब निकलवाया था जानबूझ के, ताकि 30 जून को कोई बंदा आके देखे साल के एंड पे तो वो कहे अच्छा यार कोई मसला ही नहीं। तो इसलिए स्टैंडर्ड की अगली रिक्वायरमेंट है कि दौराने साल भी तो गेम डलती रही है, तो दौराने साल जिस महीने में गेमों में सबसे बड़ा गेमा डला वो महीना बता दो कौन सा वाला है जिसमें मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आपने उसे अलाउ कर दी थी। सो दैट इज 30। सवाल के अंदर अगली लाइन पढ़ें, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट। अच्छा आईकैप में ये सवाल आया था जिसमें सिर्फ एडजस्टमेंट 1 थी, ये 2, 3, 4 मैंने अपनी तरफ से डाली है ताकि डिस्क्लोजर पूरे हो जाए। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ एनी मंथ फ्रॉम स्ट्रॉबेरी एंड पियर अमाउंट टू इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम अमाउंट किसी भी महीने के एंड पे 60 या 30 पे गई है, इससे ज्यादा नहीं गई। लेकिन साल के एंड पे बैलेंस 50 और 22 है, ऊपर जाएं, साल के एंड पे 50 और 22 है, लेकिन मैक्सिमम 50 के अलावा लिमिट कहां तक हमने क्रॉस की है? 60 तक पहुंचे हैं, और उसके केस में 30 तक पहुंचे। लेकिन साल का एंड शो कर रहा है 50 और 22, लेकिन किसी एक महीने का एंड शो कर रहा था। इसको इंग्लिश में लिखना है बस, नोट 5.3 कैसे लिखना है इंग्लिश में? एज इट इज, मैक्सिमम एक बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर डिस्क्लोजर समझ ना आ रहे हो तो ऐसा ना करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन को नंबर देके एज इट इज लिखा है। ठीक है, जो सही होंगे उसके तो नंबर मिल जाएंगे ना। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, ये पूछा नहीं था मैंने, अपने से बनाई बात। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ, टीचर की सारी बातें सीरियसली ना लिया करें, एट एंड ऑफ एनी मंथ फ्रॉम SL एंड PL अमाउंट्स टू, जिनको नजर नहीं आ रहा वो बस नोट से किताब से देख लें, ये सॉरी सवाल से, एंड 30 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जी मेरा पहला सवाल है, किस पर प्रोविजन का रेट लगाते हैं? क्लोजिंग डेटर पर। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, डेटर में प्रोविजन पड़ी होती है तो रेट लगाते हैं। दूसरा सवाल, डेटर के कैरी डाउन में इस साल जो बैड डेट राइट ऑफ कर दिए क्या वो पड़े होते हैं? तीसरा सवाल मेरा, पास ड्यू कहां पड़े होते हैं? प्रोविजन में, बैड डेट रिटर्न ऑफ में, या कहीं भी नहीं? इन दोनों में नहीं, बल्कि इसकी जगह कहां पड़े होते हैं? कंसिडर्ड गुड में। कंसिडर्ड गुड में पड़े होते हैं। उनमें से हम बता देते हैं इतने लोग हैं जो डिले कर रहे हैं पेमेंट को, ना भी प्रोविजन क्रिएट की है ना भी बैड डेट रिकॉर्ड किया। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट कहीं भी नहीं पड़ी होती, ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए कि साल के एंड पे कैरी डाउन कितना था, किसी भी महीने के एंड पे मैक्सिमम कैरी डाउन कितना था, ये बताना होता है। अच्छा, आज आके देखें डिस्क्लोजर के सवालों की एक ब्यूटी कि 1470 माइनस 80, ये 1390 है। ट्रायल के फेस पे देखें क्या आ रहा है, 1470
-80। कैलकुलेटर पे गए 139। फेस पे ये आया है, बस नोट्स के अंदर हमें काफी डिटेल में जाना पड़ा। पढ़ें डिस्क्लोजर्स। करंट एसेट्स in respect of debts, receivables, loans, advances from associates, इसको 2 करें, फ्रॉम नहीं 2। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स, रिसीवेबल्स, लोन्स, एडवांसेस 2। ये ऑनलाइन क्लासेस में सही होकर अपलोड होता है सारा। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स, रिसीवेबल्स, लोन्स, एडवांसेस टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज दे शैल बी डिस्क्लोज्ड। नेम ऑफ ईच पार्टी लेते रहे, चले रहने दें। नेम ऑफ ईच पार्टी, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल डेटर इधर पास्ट ड्यू और इम्पेयर्ड along with age analysis, debts written off as irrecoverable, ये debts written off as provision for doubtful debts, and ये आखिरी वाला डिस्क्लोजर मैंने नहीं दिया, एंड जस्टिफिकेशन फॉर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर, और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट की थी और अगले साल वो पैसे दे गया तो बता दें यूजर को हमारा ख्याल था पैसे नहीं देके जाएगा लेकिन पैसे दे गया। वजह क्या बनी है? उसकी लॉटरी निकल आई, कोई भी वजह बनी जिसकी वजह से वो पैसे देके चला गया, उसकी सेल बड़ी अच्छी हुई इस साल, ये भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। ओके, अच्छा इसमें एक बात सुन लें, ये ट्रेड रिसीवेबल है ना, अगर कोई अदर रिसीवेबल हो, कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसका ये नोट सारा अलग बनेगा। अगर शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल ही आ सकते हैं ना करंट एसेट्स में, अगर शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल है वो भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल गुड्स रिलेटेड पार्टीज से, उसमें से इतना लोन शायद लेके भाग गए हैं, तो सफ़े के टॉप पे जाएं, ये डिस्क्लोजर हर एक के लिए अलग अलग बनेगा। डेट्स के लिए अलग बनेगा, रिसीवेबल्स कोई हो सफ़े के टॉप पे, रिसीवेबल्स के लिए अलग बनेगा। पहली लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ जहां लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ, डेट्स के लिए अलग बनेगा, रिसीवेबल्स के लिए अलग बनेगा, लोन्स के लिए अलग बनेगा, एडवांसेस के लिए अलग बनेगा। ये डिस्क्लोजर सबके लिए अलग अलग बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला डिस्क्लोजर पढ़ा रहा हूं आपको। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, अच्छा ये कौन से लोन्स हैं? ऊपर हेडिंग पढ़े करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स वाले लोन्स हैं, जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन दोज टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स और
services. Other than those two suppliers of services, the name of borrower and the term of repayment if the loan or advance exceed rupees 1 million with the particulars of security. भाई इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एंट्री बता दें जरा, लोन देने की एम्प्लॉय को, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन दोज टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लायर्स के नाम नहीं बताने लग जाने किस किस सप्लायर को लोन दिया हुआ है या किस किस सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है। वो एडवांस टू सप्लायर तो इतने ज्यादा होते हैं कि डिस्क्लोजर से पूरा सफा भर जाएगा। एडवांस टू सप्लायर नहीं बताने क्योंकि वो बिजनेस की नॉर्म है, तो इसकी बात नहीं हो रही। ये डिस्क्लोजर बहुत लेंथी हो जाना था, इसलिए कंपनी लाने का इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और को डिस्क्लोजर दो, कौन कौन और हो सकता है? और एम्प्लॉई हो सकता है, और कौन हो सकते हैं? तो फिर आपने क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं? नंबर 1 बोले टर्म्स, हाँ नेम ऑफ बोरोअर, टर्म्स, नंबर 3 सिक्योरिटी। ये 3 डिस्क्लोजर देने हैं। तो डिस्क्लोजर कैसे बनेगा बता दें। नेम ऑफ एम्प्लॉइज मिस्टर चांद एंड वी हैव प्रोवाइडेड हिम अ लोन ऑफ, अगर लोन 10 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा है, और अगर लोन थोड़ा बहुत है 2-3 लाख दिया है, 1 मिलियन कितना बनता है? 10 लाख। अगर लोन 2-3 लाख दिया फिर खैर है। सिर्फ किस एम्प्लॉय को डिस्क्लोजर देना है? जिसका लोन 1 मिलियन से ज्यादा है। एक्सीड 1 मिलियन, डू नॉट एक्सीड 1 मिलियन, नो डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज 1, 2, 3, वो 3 चीजें डिस्क्लोज करनी। तो ये मैंने आपको दरमियान वाला पैरा पढ़ाया है। जी ये मैंने आपको समझाया या इसका डिस्क्लोजर बनवाया है? समझाया इसलिए कि इसका डिस्क्लोजर इस फॉर्म में नहीं है, तो इंग्लिश लिखनी है, इसलिए मैंने आपको करवाया नहीं, सिर्फ समझाया है। हाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने तो लिख लो एम्प्लॉय वाइज, एक एम्प्लॉय का नाम इतने, सिक्योरिटी इतनी दी हुई है, उसका लोन इतने, डब्बा बना दो, टेबल बना दो, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके अच्छा जी, आखिरी 2 लाइनें पढ़ लें। इधर देखें, आपने शायद नोट नहीं किया, ये दोनों फिगर्स बराबर हैं। कितनों ने नोट कर लिया था? ये दोनों फिगर्स बराबर हैं, ये 1390 जमा 80। अच्छा अगर खाली ऐसे 80 शो करते ना तो ब्रेकअप नहीं होना था, तो 80 का ब्रेकअप शो करने के लिए हमने बेटर प्रेजेंटेशन की है। अब किसी साइंसदान ने कहा यार ये सारा मिटा दो, बस ठीक है ना, यही जाने ले जाओ। तो आखिरी 2 लाइनें कहती हैं नहीं, ए नहीं लेके जाना, इंज लेके जाओ तो गल ही हो रहा है। पढ़े आखिरी 2 लाइनें पढ़े जी, इंज लेके जाने। प्रोविजन इफ एनी,
provision if any made for bad or doubtful loans, advances or for diminution कम होना in value of or loss in respect of any asset, हर एसेट, चाहे लोन हो, चाहे डेटर हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बैड हो रहा हो, shall be shown as a deduction from ग्रॉस अमाउंट. तो ग्रॉस अमाउंट से डिडक्ट करके शो करना है. ओके, कम ऑन पॉइंट 7. मेन चीज हमारी ओवर हो गई है, बस अब आगे डिस्क्लोजर बड़े आसान है. पॉइंट 7, नॉन करंट लायबिलिटीज, अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनीज. ड्यू टू का मतलब है पेएबल टू. अमाउंट पेएबल टू एसोसिएटेड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टीज शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. चलें इसका भी डिस्क्लोजर बना लेते हैं. राइट साइड पे छोटा सा बना लें. बैलेंस शीट में आ रहा है लोन 50 का, ठीक है. नोट नंबर 9, नॉन करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर 9, नोट 9, फ्रॉम एमसीबी बैंक, फ्रॉम एसोसिएट 40, 10, 50. और नीचे अगर कोई टर्म्स वगैरह दी हुई यहां नहीं लिखी हुई वो भी आप लिख सकते हैं. कितने अरसे के लिए लोन दिया, सिक्योरिटी वगैरह क्या है, ये लोन लेने वाला है या देने वाला है. इसकी मैं ऊपर एंट्री लिख दूं, कैश डेबिट लोन क्रेडिट. ये लोन जो है हमने उधार लिया हुआ है, कैसे पता चला, नॉन करंट लायबिलिटीज. ये पहले जनरल एंट्री लिख लें और इसका नोट बना लें. Amount payable to associated party shall be disclosed separately. Do you agree with me? I have disclosed it separately. I have disclosed. ये बैंक हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं होगा. हमने कहा एमसीबी के शेयर खरीदे होंगे. हाँ, ये हमारी कोई जानने वाली पार्टी है, उससे हमने थोड़ा सा लोन लिया हुआ है. Amount payable to related party shall be disclosed separately. जैसे ऊपर पीपी लिखा होता है, अदर इंफॉर्मेशन में लैंड बिल्डिंग इज डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. ऊपर पीपी लिखा होता है या इंटेंजिबल लिखा होता है, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर पेटेंट सॉफ्टवेयर्स आर शोन सेपरेटली. जी, अगला डिस्क्लोजर कौन से, करंट लायबिलिटीज. इसके लिए आप आ जाएं आखिरी सफे पे. इसका डिस्क्लोजर बना बनाया देख लें, ये आसान से जी. ये डिस्क्लोजर किसका है भाई, करंट लायबिलिटीज. वो बस करंट लायबिलिटीज का ब्रेकअप ही बना हुआ है. क्रेडिटर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स, रिलेटेड पार्टीज, अदर्स. पेएबल टू प्रोविडेंट फंड. ये प्रोविडेंट फंड किसको पे करना होता है रिटायरमेंट के टाइम पे, एम्प्लॉय को. एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एक्रूड बिजली के बिल वगैरह. लोन में क्या क्या शो करने अलग. ये करंट है, ये नॉन करंट था. अब मैं करंट की तरफ मूव कर गया. इनका करंट पोर्शन भी हो सकता है ना कोई. तो लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड. बैंक से जो हमने लोन लिया हुआ है, बैंक ने हमसे क्या मांगी हुई है, सब्सिडरी से जो लोन लिया हुआ है उससे सिक्योरिटी नहीं मांगी उसने वैसे ही दे दिया है. अच्छा, हमने अपने डायरेक्टर से भी लोन लिया हुआ है. हमारी कंपनी ने डायरेक्टर अमीर है, इमरान खान डायरेक्टर था, हमने इमरान खान से लोन ले लिया. हमने अपनी कंपनी के डायरेक्टर से भी लोन लिया हुआ है. नोट 37.1, दिस लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर बाइंग न्यू सेल्स सेंटर इन लाहौर. डायरेक्टर से हमने लोन लिया था क्योंकि हम अपना नया ऑफिस खोलना चाहते हैं लाहौर के अंदर, इसलिए डायरेक्टर से कहा यार थोड़ा लोन दे दे. एमसीबी बैंक से लोन ले चुके थे, सब्सिडरी से लोन ले चुके थे, कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा था. डायरेक्टर के पांव में कि तू पांव पकड़ा दे, खुदा के लिए लोन दे दे. सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट. आपका बिजनेस है मशीन्स सेल करने का, आप मशीन बेचते हैं.
और आपको पता है इस वक्त मार्केट सारी उधार पे चल रही है, मार्केट सारी उधार पे चल रही है। तो जो भी लोग आते हैं इनसे उधार मांगते हैं कि भाई उधार पे मशीन दो हमें। आपने अपनी पॉलिसी बना ली है कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट सिक्योरिटी रखा करेंगे, फिर हम उधार पे आपको दे देंगे। अब कोई बंदा आके आपको सिक्योरिटी दे, आपका बिजनेस क्या है? मशीन बेचने का। होंडा आपका क्या होगा? कस्टमर। होंडा ने आपसे क्या लेनी है? मशीन। होंडा आपसे मशीन लेने आएगा, आप कहेंगे नहीं भाई 2 मिलियन सिक्योरिटी रखवा दो, फिर उसके बाद उधार पे मशीनें लेते रहना, कोई मसला नहीं। होंडा ने 2 मिलियन सिक्योरिटी रखवा दी। ये सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं होगी सेल से, जो आप चीजें बेचेंगे उससे एडजस्ट नहीं होगी। ये सिक्योरिटी कभी 10-12 साल बाद वापस हो जाएगी। जब कभी होंडा कहेगा कि हमें आज के बाद आपसे कोई चीज नहीं खरीदनी, तो हम कहेंगे ये लो यार वापस पकड़ो सिक्योरिटी। आप एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट, ठीक है। पेबल इन फ्यूचर, ये पैसे कब वापस कर देंगे? जब अगला कहेगा भाई मुझे अब आपसे मशीनें नहीं चाहिए, मैं मशीनें इंपोर्ट करने लग गया हूं। तो कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल क्रेडिट। वापडा वाले क्या एंट्री करते हैं जब हम उन्हें सिक्योरिटी जाके जमा कराते हैं? कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल एट कैंसिलेशन ऑफ मीटर। मरने के बाद जब मीटर कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे घर वालों को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे, क्योंकि घर वाले कह रहे होंगे अब्बू चले गए, हम अमेरिका जा रहे हैं। तो कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल क्रेडिट। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में आपने यूजर को 3 चीजें बतानी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, ये पैसा आपके फ्री यूज के लिए है या नहीं, उसके लिए आपने कस्टमर से रिटर्न एग्रीमेंट करना होता है। कस्टमर से एग्री करना होता है, कस्टमर मुझे इजाजत दे दो, ये पैसा मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा। अगर कस्टमर इजाजत दे देता है तो अब आप इस पैसे को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें, लेकिन एक एहतियात करनी है कि इस पैसे को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है और वहां से इनफ्लोज आउटफ्लोज हो ताकि मैनेज करना आसान हो, क्योंकि ये किसी का पैसा आपने अपने पास रखा हुआ है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लें तो ये एक अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करनी, इसलिए लॉ मेकर थोड़ा सा कॉशियस है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में 3 डिस्क्लोजर दो। सिक्योरिटी ली किससे, किस मद में ली, और रखी कहां हुई है, और इस्तेमाल किस मकसद के लिए कर रहे हो। ये 3-4 बातें सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बतानी है। सफे के नीचे जगह है, लिख ले, पहले लिखें आवर बिजनेस इज सेलिंग मशीन्स, होंडा इज आवर कस्टमर। लिखें आवर बिजनेस इज ऑफ सेलिंग मशीन्स, होंडा इज आवर कस्टमर, we received security। जी, एंट्री बताएं और डिस्क्लोजर्स बताएं कितने हैं? 3। एंट्री बता दें। एंट्री लिख लें कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल क्रेडिट। फाइनल अकाउंट का टेस्ट ही होगा इंशाल्लाह परसों। कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल क्रेडिट। हाँ, अगर नॉन करंट है तो नॉन करंट में शो कर दें, करंट है तो करंट में शो कर दें, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। आई के वो कंपनी लॉ ने डिस्क्लोजर देते हुए इसको करंट में डिस्कस किया हुआ है। असल में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल होते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब बताएं, जैसे ही अगला मांगेगा वापस करने हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म भी हो तो हम उन्हें करंट में शो कर देते हैं, क्योंकि अगला किसी भी वक्त मांग सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल के बारे में बताएं जी, क्या क्या लिखा हुआ है। These are received from customer as security for cutting machines। कटिंग मशीन्स के लिए हमने सिक्योरिटी पकड़ी हुई है। These are utilized for the purpose of, ये पैसा कहां झोंक दिया हमने, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। These are kept in separate bank account in फैसल अकाउंट। आए पेज नंबर 1 लास्ट, आखिरी 3 लाइनें पढ़ लें, पहली 5 लाइनें खुद ही पढ़ लीजिएगा। In respect of security deposit payable, following shall be disclosed. Bifurcation of amount received as security deposit for goods and services to be delivered or provided। जी, bifurcation का क्या मतलब है? अलग अलग बताएं किस किस कस्टमर से कितने कितने सिक्योरिटी पकड़ी हुई है। bifurcation अलग अलग बताएं, हमने एक ही कस्टमर से पकड़ी हुई है।
हमने गुड्स डिलीवर करनी है, सर्विसेज देनी है, गुड्स कटिंग मशीन देनी है। इनटू अमाउंट्स यूटिलाइजेबल फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर पर्पस। अदर पर्पस लिख लें चैरिटी। हो सकता है हम उससे इजाजत लेके पैसे चैरिटी में दे दें, लेकिन फिर भी ये पैसे अमानत है, वापस करने पड़ेंगे उसे। अदर का लफ्ज लिखा हुआ है, अदर से मुराद चैरिटी हो सकता है। 2. Amount utilized for the purpose of business from the security deposit in accordance with the requirement of written agreement. पैसा रिटर्न एग्रीमेंट के मुताबिक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज, अमाउंट इज केप्ट इन सेपरेट बैंक। ठीक है, ओवर।